हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम महेश भास्कर है। आज की जो बेसिकली क्लास होगी ये एक एक्ट पर होगी। अधिनियम बोल सकते हैं, नगरपालिका एक्ट की तरह ये भी एक एक्ट है। पर हाँ, इसमें धाराओं की संख्या बहुत कम है, बहुत लिमिटेड बात है इसमें। आपको बेसिकली इस एक्ट को समझना है कि एक्ट जिसका नाम है राजस्थान लोक सेवा के प्रदान करने की गारंटी एक 2011। तो ये है क्या असल में आपके आरएस मेंस में भी इसको आप देख सकते हैं, आरएस प्रीलिम्स में भी देख सकते हैं, सब इंस्पेक्टर एग्जाम में भी और यूआरओ की एग्जाम में भी ये टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। अब इस टॉपिक के मायने क्या वो अपन समझते हैं। इस टॉपिक की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन थोड़ा सा बहुत बेसिक बात करते हैं। देखिए, एक होता सूचना का अधिकार। अब इस लोक सेवा गारंटी एक्ट को जब हम पढ़ेंगे, राजस्थान लोक सेवा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, लोक सेवा गारंटी एक्ट, गारंटी एक्ट 2011। पहले इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि आपको इस एक्ट के बारे में कुछ नहीं पता, कि आप कुछ नहीं जानते हैं। देखिए, मैं गया किसी डिपार्टमेंट में, किसी विभाग में, या मुझे किसी विभाग से संबंधित क्या चाहिए, सूचना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि मैं एक फॉर्मेट रखूंगा, मुझे फॉर्मेट में संबंधित विभाग को मुझे कोई इन्फॉर्मेशन सीख करनी है और मैं उस विभाग से इन्फॉर्मेशन ले लूंगा। यहाँ पे आपको गारंटी दी गई कि आपको सूचना मिलेगी। अगर नहीं मिले तो आपको पता है कि जैसे मैंने पिछले आपको क्लास में जो एक्ट पढ़ाया तब आपको बताया था कि संबंधित फिर इसमें जुर्माने के प्रावधान भी किए गए हैं, आप इसमें अपील भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये केवल सूचना तक है, आपको सूचना अगर मांगनी है तो यहाँ से मांग सकते हैं। अब स्विच करते हैं इस एक्ट पे, राजस्थान लोक सेवा गारंटी एक्ट 2011। ये आपका नगर पालिका अधिनियम 2009 की तरह एक एक्ट है। मैं पहले आपको ये बताऊं, इसमें भी सेक्शन दिए हुए हैं, धाराएं दी हुई हैं, शेड्यूल्स दिए हुए हैं, इनको अपन समझते हैं। देखिए, असल में लोक सेवा गारंटी एक्ट 2011 है क्या, पहले आप इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि आपके घर का बिजली का मीटर खराब हो रखा है, लाइट की रीडिंग आती है और कई दिनों से खराब है, आप चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए। इसके लिए आपको संबंधित कार्यालय में जाना पड़ेगा। जैसे आप विद्युत विभाग के ऑफिस में गए, बस ये अगर 2-3 बात आपने समझ ली तो क्लियर हो जाएगा। तो आपके घर का एक मीटर खराब है और आप इस मीटर को दुरुस्त कराने के लिए गए, जैसे जेईएन ऑफिस में गए, कोई एप्लीकेशन ले जाके देंगे आपकी, सर मेरे घर का मीटर खराब है, इसको ठीक करना है। अब जनरली तो क्या होता है, अपन अवेयर तो है नहीं इसके बारे में, तो कहते हैं कि ठीक कर देंगे। फिर 5 दिन निकले, 10 दिन निकले, 20 दिन निकले, 1 मंथ हो गया, कोई आए नहीं ठीक करने। फिर आप वापस गए, वापस आपने जाके कहा कि सर वो मैंने मीटर के लिए बोला था, तो इधर से आपको डांट और पड़ती है कि अरे कर देंगे, तो अभी समय कहाँ पे है, वैसे ही बहुत बिजी चल रहे हैं हम। आपको बार बार उस देखो ऑफिस के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जबकि असल में देखा जाए तो ये उस डिपार्टमेंट की ड्यूटी है, कर्तव्य है उसका, कि जो लोग परेशान हो रहे हैं। असल में तो सारे के सारे जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, उस पर सर्वेंट वर्ड इसीलिए यूज किया जाता है, उनकी प्राइमरी ड्यूटी तो यही है कि लोक कल्याण किया जाए। कि अपन जो अभी जिस स्टेट में जी रहे हैं वो पब्लिक वेलफेयर स्टेट है, पुलिस स्टेट तो है नहीं। अब ये व्यक्ति सोचे कि यार क्या ऐसा तरीका निकाला जाए, मैं कहाँ पे इनकी शिकायत करूं। हो सकता है ये जेईएन से आईएन के कार्यालय में चले जाए, आईएन से एक्शन के कार्यालय में चले जाए, पर सुनवाई तो कहीं होनी नहीं है। तो ये व्यक्ति लास्ट में ऐसा ही सोचता है कि यार ये करेंगे तभी ठीक करेंगे, अब क्या कर सकते हैं, चक्कर काटना। अब गांव में एक आदमी रह रहा हो, इतनी दूर जाएगा, ऑफिस में जाएगा, अपना काम इधर से, कोई खेती का काम कर रहा है या कोई मजदूरी कर रहा है या कुछ भी ऑफिस का काम कर रहा है, तो उधर जाना और फिर वापस आना, समय खराब करना। तो आप देखिए, समस्या तो अपने साथ भी तो ऐसी होती है। तो इस समस्या का निजात पाने के लिए, इस समस्या का समाधान करने के लिए राजस्थान सरकार ने इस पर सोचा कि कोई ऐसा एक्ट पारित कर दिया जाए जिससे लोगों को एक निश्चित समय में सर्विस अवेलेबल हो जाए।
जैसे इस व्यक्ति के घर का मीटर अगर लाइट का खराब है तो इस जयन ऑफिस के लिए ये समय निर्धारित कर दिया जाए कि अगर इस व्यक्ति ने अपनी कोई शिकायत करी है, कोई लोक सेवा से संबंधित इसने कोई आपको कंप्लेन करी है, तो उस कंप्लेन का आपको समाधान एक सर्टन पीरियड में निकाल देना। जैसे मान लो कि 20 दिन में आप इसका समाधान कर देना है। बाय द वे ये अधिकारी 20 दिन में समाधान नहीं करते हैं तो फिर ऐसा कोई मैकेनिज्म हो कि इसके पास अपील का प्रोविजन हो और इसको पता हो कि अगर ये काम नहीं करते तो मुझे कहां पे अपील करनी है। अपीली अथॉरिटी भी जिसके पास अपील की जाती है वो भी सुनवाई नहीं करे तो आपके पास ऐसा ऑप्शन और हो कि कोई दूसरा अपीली अधिकारी और हो और वहां भी अपील आपकी नहीं सुनवाई होती है, आपकी जो समस्या उसका समाधान नहीं होता है, तो ऐसा कोई प्रावधान हो कि इन दोनों के खिलाफ या कोई ऐसे पुनरीक्षण आप अपील कर सकते हैं राज्य सरकार के किसी अधिकारी के पास में और आपको सर्टेन पीरियड में सेवाएं उपलब्ध हो जाएं। इसको लेकर राजस्थान सरकार ने सोचा। अब भूल जाइए कि अभी कोई अपन एक्ट पढ़ रहे हैं, आप बस इतना दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको पूछे कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी एक्ट 2011 क्या है, कब लागू हुआ, कितनी धाराएं हैं, क्या क्या प्रावधान हैं, अपीली अधिकारी क्या होते हैं, वो बाद की बात करेंगे। आपको ये पूछे कि ये एक्ट है क्या, तो आप उसको ये बताएंगे कि अपन को जितनी सारी सर्विस मिलती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की सेवाएं हो सकती है, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा कोई सर्विस अवेलेबल करवाई जा रही है, या किसी विद्युत विभाग द्वारा कोई सर्विस अवेलेबल करवाई जा रही है, एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा कोई सर्विस अवेलेबल करवाई जा रही है, इतने सारे डिपार्टमेंट आपको याद आ रहे हैं। अगर कि सारे डिपार्टमेंट इससे कवर नहीं थे उस समय, उसकी बात नहीं करते हैं अभी। एक बार आप इतना ध्यान रखेंगे जो सेवाएं अपन को विभाग उपलब्ध करवाते हैं उन सेवाओं की गारंटी दी गई है कि अपन को उस समय में सेवा मिल जाएगी। बात समझ गए ना। जैसे आपने पिज्जा ऑर्डर किया तो उसके साथ ही जैसे ऑर्डर करते हैं वहीं पे लिखा होता समय कि आपको इतनी देर में डिलीवर हो जाएगा। ऐसे ही आप ऑनलाइन किसी साइट से कोई खाना ऑर्डर करते हैं तो जैसे ही ऑर्डर कंफर्म हुआ वहाँ पे नीचे समय दिखा देगा। अब सोच के देखिए और आपको पता ही लग जाता है कि वो कहाँ तक पहुँचा है, कितनी देर में पहुँच जाएगा, सारा आपको पूरा देखो सिस्टम वो बहुत अच्छे से मैनेज करके रखते हैं। आप इमेजिन कीजिए ऐसा ही अगर कोई ऐसा ही सिस्टम अगर सरकारी विभागों में हो जाए तो फिर आप देखिए कि कितनी मतलब फास्ट डिलीवरी हो जाएगी और गुड गवर्नेंस की दिशा में एक अच्छा कदम उठाया जा सकता है। इसी सपने को साकार करने के लिए राजस्थान सरकार ने इस पर कदम उठाया। देखिए ऐसा नहीं है कि शुरुआत में ही बस सारे समाधान हो गए 1 मिनट में, पर हाँ गुड गवर्नेंस की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाए जाते हैं और वो फिर कारगर होते हैं, नेक्स्ट स्टेप लिया जाता है। इसी को लेकर ये 2011 का एक्ट बनाया गया। तो क्या समझ में आया? आप इतना याद रखिए कि जिस प्रकार कोई प्राइवेट अगर आप किसी साइट से कुछ ऑर्डर करते हैं तो आपको पता लग जाता है, आप अमेजन से कोई बुक ऑर्डर करते हैं पता लग जाएगा इस तारीख तक वो पहुंच जाएगी, तो कितना अच्छा होता है अगर ये व्यक्ति मीटर वाला यहाँ पे गया समाधान करवाने के लिए और ये बोल देते कि सर 10 दिन में आपका मीटर ठीक हो जाएगा, और अगर नहीं होता तो फिर आप हम पर मतलब हम कंप्लेन कर सकते हैं, हम पर जुर्माना लग जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया इसका ऑप्शन है, समाधान है अगर ऐसा हो जाए तो। इसी दिशा में राजस्थान सरकार ने एक एक्ट पारित किया और उस एक्ट का नाम क्या है वो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, राजस्थान लोक सेवा प्रदान करने की गारंटी 2011 या फिर लोक सेवा गारंटी एक्ट 2011, आप दोनों मतलब एक नाम आप याद रख लीजिए। तो हेडिंग क्या लगाएंगे? राजस्थान लोक सेवा गारंटी। देखो गारंटी वर्ड आया हुआ है, गारंटी एक्ट 2011। इसका मतलब ये है कि राजस्थान, अब इसमें इन वर्ड से निकालेंगे अपन, राजस्थान आ रहा है, इसका मतलब इंटरेस्टिंग बात यह है कि वैसे राजस्थान सेकंड राज्य पूरे भारत में, मध्य प्रदेश भी मैं लिख देता हूँ, एमपी फर्स्ट स्टेट है, इसको मैं बाद में पॉइंट्स में लिखवाऊंगा आपको। एमपी पहला राज्य है, मध्य प्रदेश जिसने इस प्रकार का सिस्टम किया। उन्होंने ऐसा सिस्टम 2010 में ही कर दिया था, 18 अगस्त 2010 को। राजस्थान उस सेंस में तो वह सेकंड स्टेट, पर मध्य प्रदेश में दंड का प्रावधान नहीं है, पेनल्टी नहीं लगाई जाती है, लोक सेवा गारंटी है पर वहां पे दंड का प्रावधान नहीं है। राजस्थान दंड का प्रावधान करने वाला पहला राज्य है। इसका मतलब क्वेश्चन अगर आपको घुमा के एग्जामिनर पूछे
अब यहीं से अपन अपने क्वेश्चंस की शुरुआत कर दें, क्योंकि एक्ट आपके एक बार बेसिक आपके समझ में आ गया कि इस एक्ट का मतलब क्या है। इसका मतलब राजस्थान वर्ड आया हुआ, राजस्थान वर्ड, तो राजस्थान एक सेंस में तो हुआ दूसरा राज्य, क्योंकि मध्य प्रदेश के बाद किया है। पर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि दंड प्रावधान लागू करने वाला, पेनल्टी के प्रावधान लागू करने वाला राज्य, तो राजस्थान पहला राज्य है जिसने अगर इस समय में आपको सेवा प्रदान नहीं करी तो उस पे अधिकारी पे दंड पेनल्टी लगेगी। लोक सेवा का मतलब मैंने आपको बताया था, आपको नीति निर्देशक तत्व पढ़ाए तब अनुच्छेद 50 में पब्लिक सर्विस वर्ड लिखा हुआ, लोक सेवा सब लिखा हुआ। इसका मतलब अभी आप एक बार देसी भाषा के लिए समझे तो ये समझे कि जो आपको सर्विस मिलती है, अपन को जो सेवाएं मिलती हैं, स्वास्थ्य विभाग की मान लीजिए, आप शिक्षा विभाग की सर्विस मान लीजिए, विद्युत विभाग की सर्विस मान लीजिए, जो जिन डिपार्टमेंट को अपन सर्विस लेते हैं, पंचायत राज डिपार्टमेंट की सर्विस मान लीजिए, इसका मतलब इसको बोलते हैं पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस गारंटी, ये देखिए ये वर्ड, ये वर्ड ही एक्ट को इंपॉर्टेंट बनाता है। इसका मतलब जैसे ही आपने पिज्जा ऑर्डर किया, गारंटी है कि 30 मिनट में आपको मिल जाएगा। ठीक ऐसे ही आपको लोक सेवाओं में गारंटी है कि इतने समय में आपको सर्विस मिल जाएगी। तो गारंटी का मतलब होता है आपको श्योरिटी देना, आपको सुनिश्चितता प्रदान करना, सुनिश्चित करना, आपको अश्योर करना, आपको अश्योरिटी देना। एक्ट 2011, इसका मतलब ये 2011 का एक्ट है। 2011 का एक्ट है। बजट 2011-12 में इसकी घोषणा करी, बात सारी अपन लेंगे धीरे धीरे, पर आपको पहले एक्ट क्या समझ में आया इतना लिखिए। राजस्थान लोक सेवा गारंटी एक्ट 2011, इसमें लिखना कि राजस्थान मध्य प्रदेश के बाद में, मध्य प्रदेश का जो एक्ट है वो सेम एक्ट वो 18 अगस्त 2010 का है, पर दंड प्रावधान करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। तो राजस्थान ऐसे पूछे लोक सेवा में गारंटी देने वाला भारत का प्रथम राज्य, तो आपको मध्य प्रदेश करके आना है। लोक सेवा में गारंटी देने के साथ दंड के प्रावधान करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य है। लोक सेवा पब्लिक सर्विस गारंटी सुनिश्चित करना, एक्ट 2011। इस एक्ट पे अपन क्वेश्चन निकालेंगे। इस पे अगर आप कुछ कीवर्ड लिखना चाहें तो मैं बता दूं अभी आपको, ताकि फिर अपन आगे प्रोसीड कर सके। छोटा सा ही टॉपिक है। देखिए सबसे पहले इसकी घोषणा, दूसरा फिर राज्यपाल महोदय की अनुमति, उसके बाद में ये लागू, यहां से भी आपके प्रश्न निकल सकते हैं। और पब्लिक सर्विस का भी एक क्वेश्चन यहां से निकलेगा जो भी लिख लेंगे अपन। देखिए इसकी जो घोषणा है वो 2011-12 के बजट में करी, ये आपको याद रखना है। 2011-12 का जो बजट है उसमें इसकी घोषणा की गई। राज्यपाल साहब ने इसको अनुमति दी 21 सितंबर 2011 को, इसको अप्रूवल मिली गवर्नर की। तो राज्यपाल महोदय ने कब इसको स्वीकृति दी? 21 सितंबर 2011 को। 21 सितंबर 2011 को इसको क्या मिल गई? अनुमति मिल गई। लागू कब हुआ? आपको पता था जवाहरलाल नेहरू की जो जयंती है वो 14 नवंबर को है, तो 14 नवंबर 2011 को गणतंत्र के 62वें वर्ष में, जब गणतंत्र वर्ष के 62 में आप एक्ट खोलेंगे नगर पालिका एक्ट में, मैंने आपको पढ़ाया है कि वो वर्ष लिख देते हैं कि भारत गणतंत्र हुआ, उसके इस वर्ष में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो आप याद रखना 14 नवंबर 2011 को। लागू कब हुआ? 14 नवंबर। ये डेट आप याद रख लेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट डेट ये आपको याद रखनी है कि लागू कब हुआ। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए अभी तक, जो पूछे गए हैं आरएएस और सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में। तो लागू कब हुआ? 14 नवंबर 2011 को। तो इधर 14 नवंबर आपको पता है, और 2011 का एक्ट है, 2011 में इसको लागू किया। और भारत गणतंत्र के 62वें वर्ष, मतलब 62 ईयर्स में, मतलब आप गणतंत्र जब हुआ इंडिया उसके 62वें वर्ष में इसको लागू कर दिया गया, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। लोक सेवा, इसमें आपको क्वेश्चन पूछा है कि कितने विभाग हैं और इनकी कितनी सेवाएं। देखिए विभाग बहुत सारे हैं, 30-35 विभाग मोटे तौर पर। पहले 15 विभागों की 108 सेवाएं थी, ये ही आपको वैसे याद करनी है। हाँ वर्तमान वाली आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो एग्जाम जब जब होते हैं तब तब ये इसमें अमेंड होके बदल जाती है कि साहब कितने विभागों कितनी सेवा इसमें शामिल कर दी गई।
पर जब इसको शुरुआत की गई 15 जो डिपार्टमेंट है, 15 विभाग, उनकी 108 सेवाएं इसमें शामिल थी। 108 सेवाएं। एक बात तो आपको ये याद रखनी है, क्वेश्चन पूछेगा कि कितनी सेवाओं को इसमें शामिल किया। देखो 15 विभाग हैं, उनकी 108 सेवाएं, 108 सर्विस। इसका मतलब है कि 15 विभागों में आप जाएंगे, उनकी 108 सेवाओं में आपको गारंटी है कि आपको इतने समय में आपका काम हो जाएगा। अब 27 विभागों की 287 सेवाएं इसमें हैं। अभी 27 विभाग, दो सौ सत्तासी सेवाएं। इसका मतलब सेवाओं की संख्या धीरे धीरे इसमें क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। और ये वेरी करेगा, ये घटता और बढ़ता रहेगा। तो आप इसको अपने हिसाब से जब एग्जाम का समय आए तब आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि इसमें कोई चेंजेस तो नहीं हुए हैं। मेरा मोटिव आपको एक बार बेसिक समझा देना। कुछ फैक्ट, अगर एक दो फैक्ट आपको लगता है तो आप उसको करेक्शन करके चेंज कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा गारंटी 2011, राजस्थान पहला राज्य है जो दंड के प्रावधान करता है। एक सेंस में दूसरा राज्य है, पहला राज्य मध्य प्रदेश है। पब्लिक सर्विस की बात की गई है। 15 विभागों की 108 सेवाएं और 27 विभागों की 227 सेवाएं इसमें इंक्लूड है। घोषणा 2011-12 के बजट में राज्यपाल महोदय ने 21 सितंबर 2011 को इसको अनुमति दी। और इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया, इसको इम्प्लीमेंट किया गया 14 नवंबर 2018 को। इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह कि आपको इसमें धाराएं, चैप्टर और अनुसूचियां याद नहीं रखनी है। इस बेसिक को आपने याद कर लिया तो 100 में से 99% चांस तो यही है कि इस एक स्लाइड से ही आपके क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। फिर भी अब इसको आगे बढ़ाएंगे अपन। नेक्स्ट अगर बात करें अपन, तो नेक्स्ट में अपन देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है। ये आरएस मेंस के लिए काम के हैं। और एक बात जरूर याद रखिए, मान लेते हैं कि आपके एग्जाम में आपको उद्देश्य पूछ लिए प्री में, जो वनडे एग्जाम होती है ऑब्जेक्टिव, अगर आपको उद्देश्य पूछे तो ये ज्यादा संभावना इसका उपयुक्त सभी उद्देश्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ऐसे कैटेगरी नहीं कर सकते। जैसे विभिन्न विभागों में समयबद्ध आपको सर्विस देना, दूसरा सेवा की जो स्पीड है, सर्विस डिलीवरी की स्पीड को बढ़ा देना, तीसरा है कि अगर आपको सर्विस समय पे नहीं मिली है तो दंड के प्रावधान कर देना, प्रशासन में कुछ पारदर्शिता लाना, गुड गवर्नेंस की दिशा में कदम बढ़ाना, ये सारे उद्देश्य हो जाते हैं। क्योंकि इससे लोगों के जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा, वो सारे इसके ऑब्जेक्टिव है देखा जाए तो। आप इसको ऐसे याद करेंगे, उद्देश्य, उद्देश्य। अब ये आरएस मेंस के लिए काम का है। काम का इसलिए क्योंकि वहां पे आपको उपयुक्त सभी मिलेगा नहीं, वहां पे आपको लिख के आना उद्देश्य में। तो सबसे पहले तो कि आप सेवा सुनिश्चितता, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सेवा एक गुणवत्ता लिख सकते हैं, गुणवत्ता। दूसरा सेवा विलंब रोकना, विलंब कम करना। तीसरा आप लिख सकते हैं 3 E's। 3 E's का मतलब इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। 3 E's, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को बढ़ाना। चौथा गुड गवर्नेंस, सुशासन की दिशा में कदम। पांचवा पारदर्शिता। इसके अलावा पब्लिक एड में आप जो जो पढ़ेंगे वो सारा का सारा इसमें यहाँ शामिल कर दिया जाएगा। प्रीलिम्स के और ईओआरओ के प्री के एग्जाम में जो एग्जाम लगती है उसमें मुझे कुछ खास काम का लगता नहीं है। इसमें आप उपयुक्त सभी ऑप्शन दे सकते हैं। तो आप सेवा की गुणवत्ता बढ़ाना, फिर इसके बाद में जवाबदेहिता, तो टार, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाना। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, फिर जवाबदेहिता में क्या करना, वर्दी करना, इसको बढ़ाना। या 5-6 पॉइंट अगर एग्जाम में लिख के आते हैं मेंस एग्जाम में तो शायद अच्छे मार्क्स आप ले लेंगे। आप इतना पूछेगा कि आप लोक सेवा गारंटी 2011 के या तो प्रावधान पूछे तो उसमें तो फिर अलग पढ़ेंगे अपन मेंस में। ऐसा पूछे कि इसके उद्देश्य, तो उद्देश्य ये हो जाएंगे। कीवर्ड्स आप लिख के आ जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेवा गुणवत्ता,
सेवा विलंब कम करना, फ्रीज को प्रमोट करना, सुशासन, पारदर्शिता, ये आप यहाँ पे कर सकते। अब यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। ये आपके एग्जाम के लिए वनडे वाले के लिए खास काम का नहीं है, तो फिर आप लगभग इसमें उपयुक्त सभी उत्तर करके आ जाएंगे। साथ में इसमें दंड के प्रावधान भी किए गए हैं, तो दंड प्रावधान की जो लोक सेवक हैं, जो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट्स को क्या करना, रिस्पॉन्सिबल या उनको जवाबदेही बनाना, और साथ साथ में दंड के प्रावधान भी कर देना। अब अगली बात आपको याद रखनी है इसमें, तब प्रोसीजर क्या है इसकी, प्रक्रिया, तो इसकी प्रक्रिया समझ लेते हैं। प्रक्रिया हार्ड नहीं है, बस आपको इसका जो कंटेंट है वो थोड़ा सा बिखरा हुआ सा होता है, तो उसको एक जगह अपन कर रहे हैं। तो प्रक्रिया में एक साहब सबसे पहले तो आप क्या है कि किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं आप, जैसे मान लेते हैं कि आप किसी स्वास्थ्य सेवा को लेकर, या आप किसी आप बिजली के बिल के मीटर को लेकर, या बिजली के बिल को लेकर, या और कोई सर्विस को लेकर आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि इसमें कितनी पार्टी होंगी, पहले इसको समझ लेते हैं वापस से। इसमें एक तो खुद इसको अपन कस्टमर ट्रीट कर रहे हैं, कस्टमर का मतलब जो पीड़ित है, जिसके समस्या है वो। इसके बाद में जाएंगे किसी ऑफिस में, कार्यालय में। ऑफिस में जो डेजिग्नेट ऑफिसर होता है, अभिहित अधिकारी होता है, वो अगर सुनवाई नहीं करते हैं तो आप जाएंगे इसकी फर्स्ट अपील में। फर्स्ट अपील से आप अगर संतुष्ट नहीं है, मतलब नहीं सुनवाई हुई, तो आप जाएंगे सेकंड अपील में। सेकंड अपील, और सेकंड अपील के बाद में आपका काम एक बार यहां तक है, फिर पुनरीक्षण होगा। पुनरीक्षण बस ये समझते ही आपका एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप जाएंगे किसी कार्यालय में, किसी ऑफिस में गए, और समस्या यहीं समाप्त हो सकती है। मान लेते हैं कि आप किसी कार्यालय में गए किसी समस्या को लेकर, और उन्होंने आपकी समस्या का समाधान कर दिया, तो फिर आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। मान लेते हैं कि समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो फिर आगे आप क्या करेंगे, अपील करेंगे। उस अपील के डेज आपको पूछ सकता है कि यहाँ पे आप कितने दिन में, फर्स्ट अपील कितने दिन में की जाएगी। तो आप याद रखना कि फर्स्ट अपील की जो ड्यूरेशन है वो 30 डेज है, 30 डेज है। इसका मतलब 30 दिन में आप क्या करेंगे, फर्स्ट अपील करेंगे। दूसरी आपको याद रखनी है सेकंड अपील। सेकंड अपील के लिए समय वो 60 दिवस है, कुछ याद आ रहा तो। देखिए इस नगर पालिका एक्ट से इसको जोड़ना है, वैसे उस हिसाब से नहीं जोड़ना है, पर आप ऐसे याद रखिए कि जैसे अपन ने देखा था कि अगर इलेक्शन में कुछ समस्या होती है तो आप 31 के तहत जिला न्यायालय में जा सकते हैं। उसके लिए जो ड्यूरेशन थी वो 1 माह की थी, इधर आपको लग 30 डेज याद रखना है। और उससे अगर आप खुश नहीं थे तो अपील हाई कोर्ट में, जिसकी ड्यूरेशन आपको कितनी याद करनी थी, 2 मंथ करनी थी, 2 माह करनी थी, तो आपको यहाँ पे याद करना। पुनरीक्षण वाला एक बार आप पे छोड़ देते हैं, छोड़ने का कारण है ऑफिस में गए, समस्या का समाधान हो गया तो ठीक है, अदरवाइज आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं। फर्स्ट अपील के लिए 30 डेज, सेकंड अपील 60 दिवस, और फिर पुनरीक्षण। पर इसमें देखिए एक समस्या तो थी कहीं न कहीं। समस्या ये है कि अगर आपका कोई समाधान नहीं हुआ तो आपने अपील करी है, फर्स्ट अपील ये दिखा रही है आपको अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप सेकंड अपील अधिकारी के पास गए हैं। गलती तो कहीं ना कहीं इनकी भी थी, या तो इन्होंने रिजेक्ट किया आपकी एप्लीकेशन को, या फिर ऐसा हो सकता है कि इन्होंने सर्विस के लिए मना किया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इन्होंने आपकी बात की सुनवाई नहीं की। तो इसमें जुर्माने के प्रावधान है। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या है। दूसरा, कौन सी बजट घोषणा में इसको किया गया। तीसरा, राज्यपाल महोदय ने कब स्वीकृत दी। चौथा, इसको लागू कब किया गया। कितने विभागों की कितनी सर्विसेज पहले थी, अब कितनी है, भविष्य में इसमें और बढ़ जाएंगी। इसके बाद आपको याद रखना है कि इस एक्ट के उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य मैंने आपको 5 से 7 उद्देश्य इनके बताए हैं। इसके बाद में शिकायत के लिए ऑफिस, उसके बाद फर्स्ट अपील, सेकंड अपील और फिर पुनरीक्षण। फर्स्ट अपील के लिए समय कितना याद रखना, 30 दिन याद रखना है। नगर पालिका की धारा 31 आप यहाँ पे याद कर लो एक बार। इसके बाद में सेकंड अपील 60 दिवस, नगर पालिका की धारा 32 याद कर लीजिए। पुनरीक्षण एक बार छोड़ दीजिए। अब दंड के प्रावधान,
ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए दंड यहाँ पे दो है, दो सेंस में है। पहला तो ये कि साहब आप किसी समस्या को आप लेके गए और वो समस्या का समाधान करने में विफल रहे, फेल रहे, कि मतलब समस्या का समाधान किया ही नहीं उन्होंने, तो उन पर जो जुर्माने आपको मैंने खूब पढ़ा है नगर पालिका में, उन पे जो जुर्माने वो 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना, और मैक्सिमम जो जुर्माना है वो 5,000 तक उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो 500 5,000 अधिकतम है, मैक्सिमम जुर्माना कितना हो सकता है? क्वेश्चन पूछे किस 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 केस में अगर सर्विस देने से मना कर दिया है, मतलब सेवा देने में विफल रहने पर, सेवा बहुत ज्यादा इस एक्ट को ऐसे आपको खुदाई नहीं करनी है कि एक्ट को बस अब तो पढ़े ही जा रहे हैं, आप नगर पालिका एक्ट पूरा पढ़ लेंगे तो भी सफिशियंट है। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा जो इस पढ़ाई स्लाइड में से आ जाएगा, आप चिंता नहीं करें। सेवा देने में विफल, सर्विस दी नहीं, फेल हो गए सर्विस प्रोवाइड कराने में, तो जुर्माने का प्रावधान है। कितना है इसमें आप याद रखेंगे, 500 से, ये प्रतिदिन है, पर डे, प्रतिदिन, 5,000 मैक्सिमम, 5,000 अधिकतम। आगे कुछ इसकी कमियां भी देखेंगे। और अगर सेवा देने में विलंब किया है, लेट किया, सर्विस से प्रोवाइड करने में समय था 10 डेज का, और इन्होंने जो सर्विस प्रोवाइड की हो 25 दिन में की, तो ये अगर विलंब करते हैं तो विलंब वाले में, क्योंकि यहाँ तो फेल हुए हैं सेवा देने में, तो क्वेश्चन पूछेगा कि लोक सेवा गारंटी 2011 के अनुसार अगर कोई अधिकारी सेवा देने में विफल रहते हैं तो जुर्माने का प्रावधान, तो विफल वहां पे पढ़ लेना, उसको मार्क कर लेना ये। और अगर सर्विस में विलंब हुआ है, सेवा में विलंब, विलंब, तो 250 से, ये पर डे का जुर्माना है, 250 पर डे, 250 प्रतिदिन जुर्माना। और अब थोड़ी तो सहूलियत रखेंगे इसमें, तो 5,000 रुपये मैक्सिमम, इधर थोड़ी सहूलियत रखी, इधर 5,000 रुपये मैक्सिमम आपका क्या लग जाएगा, जुर्माना लग जाएगा। ठीक है, पर एक चीज और याद रखनी है आपको, वो चीज ये याद रखनी है कि जैसे आप अपील कर रहे हैं, इस कीवर्ड को और नोट लगा के लिखवा देता हूँ। आप कहेंगे सर आपने जो अपील के जो 30 डेज बताए, 30 दिवस जो बताए, 30 दिवस, बीच में कोई अवकाश आ गया तो एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है जब अवकाश आते हैं तो उन अवकाशों की गणना इस समय में नहीं की जाएगी। कथन अगर ऐसा आता है तो फिर आपको याद रखना है, तब अवकाश की गणना है वो इसमें सम्मिलित नहीं की जाएगी। तो अवकाश गणना तो लिखिए, अवकाशों की गणना इस समय में नहीं, मतलब ये कि अगर बीच में कोई छुट्टी आ गई तो 30 डेज या 60 डेज में शामिल किया जाएगा क्या? नहीं। ठीक है, एक दो चीज आपको अगर मेरे कुछ दिमाग में आ रही है, अगर एक दो चीज की बात और करें तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, पारदर्शिता, सुशासन, फ्रीज, सेवा विलंब, सेवा गुणवत्ता, तार, मतलब तार का मतलब ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक चीज और, मतलब देखिए आपको मैंने फंडामेंटल राइट जब मूल अधिकार पढ़ाए तब आपको बहुत सारे अधिकार बताए, नींद का अधिकार भी बताया, भोजन का अधिकार भी बताया, सूचना का अधिकार भी बताया, पर सेवा प्राप्ति के अधिकार की अपने बात नहीं करी, क्योंकि उसका किसी सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट में ऐसा उल्लेख है नहीं। तो इसका एक ये भी तो उद्देश्य है, सेवा प्राप्ति का जो अधिकार है, एक चीज और ऐड करना, सेवा प्राप्ति अधिकार देना। जो लोक सेवक हैं उनको जो पेमेंट मिलता है या उनकी जो सर्विस है वो इसी बात पर डिपेंड करती है कि वो जो पब्लिक सर्विस है किस प्रकार से डील करते हैं। दूसरा, एक अच्छा शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध करना लोगों को। तो 8वां ये भी आप लिख सकते हैं, शिकायत निवारण तंत्र, लोगों की जो ग्रीवेंस है उनके लिए रिड्रेस करना, उनको शिकायत निवारण तंत्र, तंत्र।
अब RS मेंस में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे राजस्थान, क्वेश्चन ऊपर लिखना है और फिर इसके आंसर के रूप में ये लिखना है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी एक्ट 2011 के उद्देश्य लिखे। ठीक है, ये वनडे वाले एग्जाम के लिए काम का नहीं है, पर फिर भी चूंकि आपको इन फ्यूचर RS तो देना ही देना है, इसलिए बाकी RS के समय में इसमें वापस से बात करेंगे अपन। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई। और अगर इसके उद्देश्य देखा जाए कि उद्देश्य में बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे नहीं। अब ये है कि साहब पुनरीक्षण के बारे में पढ़ने बात छोड़ दी कि यहाँ तक पहली बात आपको समझ में आएगी कि साहब पब्लिक सर्विस अवेलेबल करवाई जाएगी और फर्स्ट अपील कर सकते हैं, सेकंड अपील कर सकते हैं और थर्ड अपील आप करेंगे या पुनरीक्षण करेंगे तो वो राज्य सरकार के द्वारा कोई ऑथराइज कोई पर्सन होगा, राज्य सरकार के द्वारा ऑथराइज किसी व्यक्ति को पुनरीक्षण अधिकारी बनाया जाएगा। एक नोट आप और लगा सकते हैं इसमें क्या कि बड़ा बिखरा हुआ सा है, इसमें केवल कीवर्ड अगर आपके थोड़े थोड़े याद है कुछ बातें तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। आप पुनरीक्षण के लिए अपील के लिए फीस के यहाँ पे प्रावधान नहीं है, जैसे मैंने आपको RTI में पढ़ाया। तो एक चीज और याद रख लेना यहाँ पे, अगर आप अपील करते हैं पुनरीक्षण डालते हैं तो फीस का प्रावधान नहीं। मैं आपको ओरिजिनल एक्ट में भी दिखाता हूं, प्रावधान नहीं, फीस का प्रावधान यहाँ पे नहीं किया गया है। तो आपको एक एग्जामिनर ये तो भ्रमित कर ही सकते हैं कि इसमें 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये फीस का प्रावधान है, फीस का प्रावधान यहाँ पे नहीं किया गया। ठीक है, अब इस एक्ट में ये बात तो बेसिक एक बार हो ही गई। अब इस एक्ट में कुछ धाराएं दी हुई हैं, उन धाराओं की बात, बेसिक एक्ट समझ लिया आपने, है तो इतना ही सही में। अगर आप इतना पढ़ के चले जाते अभी क्लास को ऑफ कर देते तो काम हो गया आपका। फिर भी कुछ जानकारी के लिए एडिशनल बातें आपको और बता देता हूं कि एक वर्ड यहाँ पे यूज किया गया, पदाभिहित अधिकारी, डेजिग्नेट ऑफिसर। पदाभिहित अधिकारी ये क्या होता है, कुछ जैसे इसमें धाराएं दी गई मैंने आपको बताया। तो आपको पूछे कि पदाभिहित अधिकारी से क्या आशय, पदाभिहित अधिकारी किसे कहा जाता है, अपील के लिए कौन सी धारा का प्रावधान किया गया, ये बातें अगर आप 2-3 बात अगर याद रखना चाहें तो ठीक है, परीक्षा के लिए क्या पता आपको सहूलियत मिल जाए। तो सबसे पहले देखिए धारा 1 आपको याद नहीं करनी है। धारा 1 में क्या क्या होता है, वही शॉर्ट टाइटल होता है और कब से लागू हो गया। धारा 2 किससे संबंधित है, हमेशा परिभाषा से। तो ये तो आप कॉमन सेंस हो ही गया, आपने इतना बड़ा एक्ट पढ़ा नगर पालिका का, कितनी 344 धाराएं पढ़ने पड़ ली, ये तो 20-22 धाराएं जो आपको याद करनी होती हैं। तो धारा 1 हमेशा ये होता है कि साहब ये एक्ट कब से लागू होगा और कब इस पे सिग्नेचर हुए, कब राज्यपाल महोदय की अनुमति मिली। धारा 2 का संबंध हमेशा किससे होता है, परिभाषाओं से होता है, परिभाषाएं देगी जो आपको भी याद नहीं करनी है। आपको याद धारा 3 में पदाभिहित अधिकारी के बारे में लिखा हुआ है। तो धारा 3 पदाभिहित अधिकारी, डेजिग्नेट ऑफिसर, पदाभिहित अधिकारी, आप याद करें तो ठीक है, नहीं याद करें तो परीक्षा में। अब ये तो देखिए एग्जामिनर अब उनका कुछ कर नहीं सकते कि ऐसे तो लोग के एग्जाम में नहीं पूछते हैं, उस एक्ट में अंदर जाके धाराओं से पूछ लेते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि एक सामान्य बच्चा जो बहुत कम पढ़ता है, कम पढ़ने का मतलब उस रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी कम है, तो कैसे इन एक्ट में जाके फिर हर एक एक्ट की सेक्शन याद कर लेना। अगर इतना याद कर लिया तो 6 महीने में RJS की एग्जाम पास करते हैं, जो राजस्थान जुडिशियल सर्विस की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, न्यायाधीश आप बन सकते हैं। इतनी धाराएं इतने सेक्शन आप याद करेंगे तो। पर एग्जामिनर थोड़ा सा वाइड होके, और इससे कुछ खास फायदा होता नहीं है बच्चों के। इससे क्या फायदा आप अभी मुझे बताया, एक बार रटोगे इस एक्ट को फिर वापस आप क्यों याद करना इसको। इससे ऐसा नहीं कि साहब आपकी गुणवत्ता में वृद्धि होगी, एग्जामिनर पूछते हैं इसलिए मैं आपको बता। इसमें है पदाभिहित अधिकारी कौन होता है, इसका मतलब था वो अधिकारी जो आपको सेवा प्रदान करने के लिए डेजिग्नेट किया गया है, सेवा प्रदाता। तो सेवा प्रदाता जैसे सेवा प्रदान करने वाला, इसका मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा कि RTI आप लगाते हैं तो एक PIO की नियुक्ति करते हैं। PIO का मतलब होता है कि वो आपको सूचना देने के लिए उस विभाग में उसको कह दिया कि आप PIO हैं, जो RTI की एप्लीकेशन आएंगी उनको आप निस्तारण करेंगे। ठीक है, से उस अधिकारी को यहाँ पे पदाभिहित अधिकारी बोला गया है, जो कि क्या करेगा, ये जो भी पात्र व्यक्ति है उसको निश्चित समय में सूचना के लिए अश्योर करेगा, सूचना प्रदान करेगा।
तो सेवा प्रदान करने वाला, और या इसको ऐसे कह सकते हैं जो पात्र है, जो एलिजिबल है, पात्र को निश्चित समय में सेवा प्रदान करना, सेवा। अब मुझे लगता नहीं कि साहब पदाभिहित अधिकारी आपको परीक्षा के लिए कुछ काम का, परीक्षा में आपको पदाभिहित अधिकारी के बारे में पूछेगा, पर हाँ एक चीज और याद रख सकते हैं। मान लेते हैं कि ऐसी कोई सर्विस है जो वो विभाग अवेलेबल ही नहीं करवाता है, जैसे आप कहो कि साहब एयर हेलीकॉप्टर की सेवा हमें देनी है, कि मतलब एयर हेलीकॉप्टर मतलब एयर एम्बुलेंस की सेवा हमको देनी है। अब एयर एम्बुलेंस हो सकता है विभाग अवेलेबल नहीं करवाए, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका आवेदन हो क्या कर दिया जाए, नामंजूर भी किया जाए। नामंजूर करें तो कारण जरूर बताएंगे कि हमारे पास सर्विस नहीं है। तो इसमें अगला देखेंगे कि ये अधिकारी, क्वेश्चन क्या पूछेगा कथन के रूप में, क्या पदाभिहित अधिकारी सर्विस के लिए आवेदन नामंजूर भी कर सकता है क्या? हाँ नामंजूर कर सकता है, उसका कारण बताएगा। आवेदन नामंजूर, और नामंजूर अगर किया जाता है तो उसको क्या बताया जाएगा, रीजन बताया जाएगा। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट धारा आप याद रख सकते हैं, 4 छोड़ दीजिए, 5 छोड़ दीजिए, धारा 6 आप याद कर सकते हैं। धारा 6 बेसिकली अपील के बारे में बताएगी, जिसको मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। अपील कैसे होती है, अपील मतलब देखिए धारा 3 है, धारा 3 में बात बताएगी किस प्रकार से अपील होगी, पर धारा 6 में अपीली अपराधिकारी का उल्लेख किया गया, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में फर्स्ट अपीली अधिकारी, सेकंड अपीली अधिकारी हो गया। धारा 7 आप याद नहीं कर सकते, धारा 8 आप याद रख सकते, पुनरीक्षण। तो अब आप वापस आते हैं, एक बार देखिए ये जो वर्ड मैंने बताया था, सबसे पहले ये पुनरीक्षण। अब आपको ये दिमाग में रखना, ये पुनरीक्षण है, ये कितने दिन में होगा, रिव्यू कितने दिन में होगा पुनरीक्षण। धारा 8 में पुनरीक्षण के बारे में लिखा गया है, और इनके बारे में धारा 3 के प्रावधानों के तहत अपील है, और धारा 6 में ये लिखा हुआ कि फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील अधिकारी, इसका उल्लेख किया गया है। धारा नहीं पढ़नी है, मैं ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूं तो उसको आपको याद कर लेनी है, कोई काम की नहीं है। जो फर्स्ट स्लाइड थी आप उसको याद कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन बन जाएगा। ये एडिशनल पढ़ा रहे हैं। जो पुनरीक्षण की बात अपन करें, पुनरीक्षण की रिव्यू की बात करें, तो अब आप बात कर सकते हैं धारा 8। धारा 8 में बेसिकली बताया गया पुनरीक्षण के बारे में। धारा 8 याद करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं भी बताऊंगा आपको, बिल्कुल याद नहीं करना। जिसको कहा जाए वो याद कर लें तो सफिशियंट आपके लिए, ये और भी ज्यादा ही हो जाएगा आपके पुनरीक्षण। देखिए पुनरीक्षण में आपको याद रखना है कि जो सेकंड अपीली अधिकारी था उसके खिलाफ कितने दिन में, 60 दिवस आपको याद रखना है। तो 30 दिवस, 60 दिवस, 60 दिवस। तो पुनरीक्षण किसके खिलाफ होगी, सेकंड अपीली अधिकारी के, अपीली अधिकारी कितने दिन में, 60 दिवस आपको याद रखना, 60 दिवस में, 60 दिवस में। एक बात आपको मैं और बताऊं कि जो नगर पालिका जो आपके आरएस और ईओआरओ में जो कमीशन लगे हुए हैं राजस्थान के, वो सारे कमीशन मैंने मैराथन क्लास में करवा दिए। आप जीके महेश भास्कर पॉलिटी लिखेंगे तो ऊपरी ऊपर वो वीडियो आपको मिल जाएगा। एक बात और याद रखनी है आपको, जो कमीशन है सेंटर वाले, मैं ऐसा चाहता हूं कि एक बार अगर आपको बना दिया तो आपको यूपीएससी आईएएस तक प्रीलिम्स में कोई दिक्कत नहीं आए। इस हिसाब से थोड़ा सा समय लेके और करवाएंगे उनको भी डिटेल्स के साथ ही, जैसे मैंने राजस्थान वाले करवाए हैं। तो आप 1-2 दिन में प्रोबेबली आपको मैराथन वाली एक कंप्लीट क्लास मिल जाएगी। पॉलिटी आप छोड़ सकते हैं मुझ पर, मैं पॉलिटी के सारे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी सारी कंप्लीट करवा ही दूंगा। ठीक, तो आपको याद रखना कि सेकंड अपील अधिकारी है, उसके खिलाफ 60 दिवस में क्या किया जा सकती है, पुनरीक्षण। किस धारा के अनुसार, धारा 8 के अनुसार। इसके बाद धारा 9 आपको याद करने की जरूरत नहीं, धारा 10 आप याद कर सकते हैं। धारा 10 में वो लिखा हुआ है कि साहब जैसे हर एक्ट में ये लिखा होता है कि इस एक्ट से संबंधित है, वो नियम बनाने की शक्ति किसको है, राज्य सरकार को है। तो धारा 10 यही कहती है कि जो नियम बनाने की शक्ति किसमें निहित है, राज्य सरकार में। अर्थात इस एक्ट के किसी भी प्रावधान को क्रियान्वयन करने के लिए अगर एडिशनल किसी लॉ की जरूरत पड़ती है तो राज्य सरकार, धारा 10। एक चीज और लिख सकते हैं पुनरीक्षण, नो भी आप लिखना चाहें तो लिख लें, काम की नहीं है नो, धारा 9। इसमें जो लोक सेवक हैं उनको कुछ संरक्षण दिया गया है, सद्भावना से कोई काम करते हैं तो लोक सेवक संरक्षण याद नहीं करना है, लोक सेवक संरक्षण। इसके बाद में धारा 10 की बात करें,
धारा 10, देखिए धारा 10 बेसिकली आपको ये बताती है, अगर ये धारा 10 की बात करें तो राज्य सरकार क्या कर सकती है, राज्य सरकार रूल फॉर्म कर सकती है, राज्य सरकार रूल्स बना सकती है, बना सकती है। ठीक, ये बात हो गई 10 की कि राज्य सरकार रूल बना सकती है। मेरे हिसाब से आपकी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, और इस एक्ट के प्रोविजन मैंने आपको बता ही दिए। अगर बेसिकली थोड़ी सी बात करें तो देख लेते हैं, 2 मिनट। गारंटी देखिए, आप इसको सर्च करेंगे तो एक्ट मिल जाएगा आपको, 1 मिनट। आप इसको नहीं भी देखें तो वैसे चल जाएगा, क्योंकि एक्ट के प्रोविजन मोस्टली अपने कर ही लिए। ये ओरिजिनल एक्ट है, राजस्थान लोक सेवा के प्रदान करने गारंटी अधिनियम 2011 के विस्तृत दिशा निर्देश ये लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे अगर याद देखिए 15 विभागों की 108 सेवाएं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये शुरुआत वाला मैंने आपको बताया, 15 विभागों की 108 सेवाएं। और ये अधिसूचना के बारे में कि 21 सितंबर 2011 को। अब ये अगर आप एक देखना चाहें तो थोड़ा सा धैर्य रखें तो और चीज़ें क्लियर हो जाए कि राजस्थान राज्य विधानमंडल का एक एक्ट है जिसको राज्यपाल महोदय की अनुमति 21 सितंबर 2011 को प्राप्त हुई। और ये एक्ट का नाम है, राज्यपाल महोदय की अनुमति हो गई, और भारत गणराज्य के 62वें वर्ष में विधानमंडल ने इसको पारित किया। और संक्षिप्त नाम प्रसार प्रारंभ, वो 3 बातें हैं। अधिनियम का नाम ये होगा, प्रसार संपूर्ण राजस्थान में होगा, ऐसी तारीख को होगा जो अधिसूचना में उसको लिखा जाए। क्वेश्चन पूछे कि परिभाषाएं किसमें, धारा 2 में है, इसमें पदाभित अधिकारी, तो धारा 3 के दिन कोई सेवा प्रदान करने के लिए अधिकारी पदाभित। पात्र व्यक्ति कौन है, जो सूचना प्राप्त करने के लिए पात्र हो। प्रथम पीली अधिकारी जो धारा 3 में उल्लेखित है, विहित से बनाए गए नियम विपरीत है। लोक प्राधिकारी की परिभाषा दी गई है। सेवा का अधिकार की धारा 4 में बताया गया है, सेवा प्राप्त करने का। द्वितीय पीली अधिकारी को धारा 3 में मैंने आपको बताया। सेवा किसे कहते हैं, नियत समय के बारे में बताया गया है, नियत समय में ये समय की गणना है। अपील के बारे में बता दिया कि अपील के प्रावधान है, प्रथम अपील, द्वितीय अपील। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको आपको याद नहीं करना है, दस्तावेज। पुनरीक्षण 8 में मैंने आपको बता दिया पुनरीक्षण क्या है। और देखो, इस अधिनियम के अधीन शास्ति जुर्माना विरोध करने के संबंध में द्वितीय अपीली प्राधिकारी किसी आदेश से व्यतीत पदाभित अधिकारी या प्रथम अपील अधिकारी उस आदेश की तारीख से 60 दिवस की अवधि के भीतर भीतर क्या कर सकते हैं, पुनरीक्षण कर सकते हैं। 60 दिवस के भीतर भीतर क्या कर सकते हैं, पुनरीक्षण कर सकते हैं। ये दिखाने का पर्पज क्या है, ये दिखाने का पर्पज ये कि अपन ओरिजिनल एक्ट जो लिखा हुआ उसकी बातें अपन देख रहे हैं ताकि आपकी दिक्कत नहीं आए। 1 मिनट। तो कहाँ तक अपन पुनरीक्षण तक आ गए थे। अब ये एक्ट आप पढ़ने जाएंगे तो 100 पेज का है, ये नगर पालिका एक्ट पूरा कर लेंगे तो ही सफिशिएंट है। एक क्वेश्चन आएगा इसमें से एग्जाम में, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये पुनरीक्षण की बात हो गई। फिर ये प्रोटेक्शन है, सद्भावना में की गई कार्रवाई की संरक्षण। इस अधिनियम के बनाए गए किसी भी नियम सद्भावना किए गए का आश्रित किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद विभेदन विधिक कार्यवाही नहीं होगी। ये व्यक्ति संरक्षण है, सॉरी लोक सेवक नहीं, व्यक्ति को संरक्षण प्रदान किया गया है। नियम बनाने की शक्ति तो राज्य सरकार धारा 10 के तहत नियम बना लेगी, कठिनाई का निराकरण छोड़ दीजिए। ये है इंग्लिश में। तो
गवर्नर ने इसको कब दी? 21 सितंबर 2011 को दे दिया, इनेक्ट हो गया। इनेक्टमेंट कहाँ पे है इसका? तो टाइटल क्या है? एक्सटेंट कैन। कमिशमेंट कब से होगा? तो ये नेम इसका है RGDPS, राजस्थान गारंटी डिलीवरी पब्लिक सर्विस 2011, और इट सेल एक्सटेंड टू द होल ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान में होगा। और ये फोर्स में कब आएगा? जब इसको गैजेट में नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। अब इसको डेजिग्नेटेड ऑफिसर लिखा हुआ है, एलिजिबल पर्सन लिखा हुआ है, फर्स्ट अपील अधिकारी लिखा हुआ है, प्रिस्क्राइब मीन्स क्या होता है, राइट टू सर्विस क्या होता है, सर्विस की डेफिनेशन क्या है, और टाइम लिमिट के बारे में बताया गया है। और इसके बाद में नेक्स्ट पावर टू मेक रूल्स के बारे में बताया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ के बारे में बताया गया है, रिविजन्स के बारे में बताया गया है, और थर्ड में अपील के बारे में बताया गया है। और इसको आप चाहेंगे तो मैं उसमें डाल दूंगा, अपने टेलीग्राम लिंक इसका आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम में इसको डाल दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? आप इसको पढ़ना चाहें तो यहाँ तक मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई। तो चलिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है URO के, वो सारे अपन ले लेंगे इसमें। चलिए मिलते हैं।